दोस्तों, किसी मुद्दे का हद से ज्यादा राजनीतिक दोहन कई बार उल्टा पड़ जाता है। अब बीजेपी के साथ वही हो रहा है। दोस्तों, सेना कह रही थी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री देश के अलग अलग राज्यों में घूम घूम कर ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर लगातार वोट की राजनीति कर रहे थे। हद तो तब हो गई जब मोदी ने रगों में गर्म सिंदूर से लेकर गोली के बदले गोला तक और रोटी खाओ नहीं तो मेरी गोली तो है ही जैसे बयान देने शुरू कर दिए। दोस्तों, ये बॉलीवुड स्टाइल जो डायलॉग बाजी है, ये एक दिन के लिए आपके लिए हेडलाइन बना सकती है, लेकिन लंबे समय तक जब इससे उपजे सवाल आपके सामने खड़े होंगे तो ये डायलॉग बाजी आपको बचा नहीं पाएगी। दोस्तों, सीडीएस अनिल चौहान का एक बयान अब इस पूरी की पूरी सरकार के लिए मुश्किलों का सबब बन गया है और इस मुद्दे पर चाहे रक्षा एक्सपर्ट्स हों चाहे विपक्ष हो, अब सरकार को छोड़ने वाली नहीं है। सीडीएस अनिल चौहान ने ब्लूमबर्ग और इसके अलावा दोस्तों रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में टेक्टिकल मिस्टेक की बात स्वीकारी और ये भी बात स्वीकारी कि हमारे कुछ फाइटर जेट्स को नुकसान हुआ है। हालांकि मैं शुरुआत से लेकर अब तक की बात बोल रही हूँ दोस्तों, जब युद्ध होता है तो नुकसान होता है दोनों तरफ। पॉइंट ये नहीं है कि कितना नुकसान हुआ, पॉइंट ये है कि हमने कितना नुकसान पहुंचाया। लेकिन क्योंकि ये सरकार इस तरह के सवालों को लेकर अब तक अनकंफर्टेबल थी और जो भी ये सवाल पूछ रहा था उसको एंटी नेशनल घोषित किया जा रहा था, उसके लिए कहा जा रहा था कि ये नैरेटिव खराब कर रहा है। अब इस सरकार को सीडीएस के इस बयान के बाद सवालों के जवाब देने ही पड़ेंगे, क्योंकि अब सीडीएस खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि टेक्टिकल मिस्टेक को हमने दुरुस्त किया और 10 तारीख को उसके बाद बहुत तगड़ा प्रहार किया। दोस्तों, अब इस पूरे के पूरे मसले पर सरकार के लिए जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और ये जवाब गर्म सिंदूर और गोली के बदले गोले वाले बयान से नहीं चलेगा। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य हैं। उन्होंने सीडीएस के इस बयान के बाद इस सरकार को जबरदस्त तरीके से निशाने पर लिया है। उनकी बात सुनिए। उनकी बात सुनना इसलिए भी जरूरी है दोस्तों क्योंकि अनुमा आचार्य खुद एक रिटायर्ड विंग कमांडर हैं, एयरफोर्स का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं। वो कांग्रेस नेता भले ही हैं, लेकिन प्रोफेशनली उन्होंने एयरफोर्स को आपको और मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर करीब से समझा है। दोस्तों, अनुमा आचार्य सीडीएस के इस बयान के बाद कहती हैं, पीएम मोदी जी की सोच को समझिए और उसके अंदर में जरा झांक कर देखिए। ये घटनाएं कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि सुनियोजित रणनीति का हिस्सा लगती हैं। चीफ ऑफ एयर स्टाफ का बयान, टाइमलाइन पूरी ना होने की बात, एचएएल पर सीधी उंगली, ये सही तो है, लेकिन ध्यान दीजिए यही समय है जब निजीकरण जोरों पर है और अडानी की एयर स्पेस में एंट्री भी तय हो सकती है। संयोग है या सोची समझी स्क्रिप्ट। सीडीएस का विदेशी धरती से खुलासा, क्या भारत में कोई पत्रकार नहीं जो सवाल पूछता? क्या सीडीएस बिना प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री की मंजूरी के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ब्लूमबर्ग रॉयटर्स को इंटरव्यू दे सकते हैं? क्या वाकई आप मानते हैं कि भारत की सेना प्रमुख इतने स्वतंत्र हैं? तीसरा, अपने देश में चुप्पी, विदेश में बयान, और बयान भी ऐसा जिसमें अपने देश के एक से ज्यादा एयरक्राफ्ट के गिराए जाने का विषय हो। जब मोदी जी देश में दहाड़ दहाड़ कर सभाएं और चुनावी सभाएं कर रहे हों, तब सीडीएस को ये बात भारत की जनता से कहने की जरूरत नहीं लगी, लेकिन विदेश में विदेशी पत्रकारों के सामने एक स्लिप ऑफ टंग बनाकर ये सच्चाई सामने लाई गई। सूचना या ऑपरेशन, क्या ये सिर्फ एक सैन्य अधिकारी का स्वतंत्र बयान था या फिर मोदी सरकार द्वारा नियंत्रित और योजनाबद्ध रणनीति का हिस्सा, ताकि जिम्मेदारी भी उन पर आए और माहौल भी कंट्रोल में रहे? जनता को भ्रम में रखना और सैन्य बलों की बहादुरी की आड़ में सच्चाई से बचना। पहले सीएएस फिर सीडीएस, 2 दिन 2 बयान, क्या ये संयोग है या एक प्री प्लान्ड सीक्वेंस है? कृपया इसे सिर्फ एक सनसनीखेज न्यूज समझकर मत देखिए। ये सब कुछ एक गहरी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। अब प्रधानमंत्री की सोच से आगे सोचिए और भांपिए कि आने वाले 15 दिनों में 25 दिनों की, 2 माह की, 2.5 माह की करते करते 2029 तक में राज्य अनुसार कौन से मुद्दे हेडलाइन बदलेंगे। सोचिए भी और सतर्क भी रहिए क्योंकि अब धुंध छट रही है। दोस्तों, मत भूलिए, अभी एयरफोर्स चीफ ने भी कुछ दिन पहले बयान दिया है कि टाइमलाइन पूरी नहीं होती। कोई भी जो ऑर्डर दिए जाते हैं एयरफोर्स के लिए, वो वक्त पर डिलीवर नहीं होते। और उसके बाद सीडीएस का ये बयान, इसको लेकर हालांकि सवाल तो दोस्तों पिछले कई दिनों से उठ रहे थे। द हिंदू की पत्रकार ने सबसे पहले इस मामले में रिपोर्ट की थी। दोस्तों, द हिंदू की पत्रकार विजयता सिंह ने सबसे पहले इस पर रिपोर्ट की थी। दोस्तों, पाकिस्तान राफेल को लेकर अनर्गल बयानबाजी कर रहा था, जिसके बाद द हिंदू ने एक रिपोर्ट की, लेकिन उसको इतना ट्रोल किया गया कि द हिंदू ने अपनी वो खबर डिलीट कर दी। लेकिन अंत में निकल वही रहा है जो रिपोर्ट किया गया था उस वक्त, लेकिन अब जिस तरह से निकल रहा है उस पर हर कोई सवाल पूछ रहा है। सवाल ये भी
कि जब सीडीएस विदेश में जाकर इतना बड़ा बयान दे ही चुके हैं तो प्रधानमंत्री देश के अलग अलग राज्यों में घूम घूम कर प्रचार करने से अगर थक जाएं तो देश के मुद्दों को देश के लोगों के सामने एड्रेस करेंगे कि नहीं करेंगे। और इसको लेकर सारी पार्टियां एक ही सवाल पूछ रही हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने भी दोस्तों यही सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि सूचना के मुक्त प्रवाह के बिना लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता। जब सरकार अपने ही लोगों से झूठ बोलती है या जवाबदेही के किसी भी प्रयास पर हमला करती है तो लोकतंत्र एक बनाना रिपब्लिक की तरह हो जाता है। आज सिंगापुर में ब्लूमबर्ग देखने वाले व्यक्ति के पास बिहार के एक गांव में रहने वाले भारतीय से भी ज्यादा मोदी सरकार की जानकारी है। शीत युद्ध के दौरान आयरन कार्टन के पीछे रहने वाले लोगों को असली खबरें पाने के लिए विदेशी रेडियो का रुख करना पड़ता था। चीन में लोग विदेशी मीडिया का उपभोग करने के लिए VPN का उपयोग करते थे क्योंकि उनकी सरकार हर चीज को सेंसर करती है। क्या हम अपने देश को इसी दिशा में ले जाना चाहते हैं? सवालों का जवाब देना हर सरकार का कर्तव्य है और ये तभी होगा जब सवाल पूछे जाएंगे और उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। जवाबदेही तभी होगी जब हम सरकार को सवाल पूछने वालों पर हमला करने से रोकेंगे। हम खुद को एक स्वतंत्र देश तभी कह सकते हैं जब सरकार पारदर्शी हो और जब खबरें वास्तविक हों, तब नहीं जब खबरें केवल वही बन जाएं जो मोदी कि PR मशीनरी चाहती है। दोस्तों बहुत से लोग ये कहते हैं कि सीडीएस को विदेश में जाकर विदेश की मीडिया के आगे इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए थी, पर मैं बार बार सोचती हूँ कि क्यों ऐसा नहीं हो सकता। ये एक ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो छुपती नहीं हैं। दोस्तों करगिल जब युद्ध हुआ था तो वाजपेयी सरकार ने केवल 3 दिन के बाद, करगिल युद्ध समाप्त होने के केवल 3 दिन के बाद एक समिति का गठन कर दिया था और उस समिति ने बाकायदा रिपोर्ट पेश की थी। भाई हमको तो पता होना चाहिए ना कि हमने क्या क्या हासिल किया किसी चीज से, तभी तो हम आगे आने वाले चैलेंजेस के लिए खुद को तैयार करेंगे। बट प्रॉब्लम ये हो गई कि इस सरकार ने केवल और केवल सूचनाओं को कैसे रोका जाए और सवाल पूछने से कैसे भी सेंसर किया जाए उस पर ध्यान दिया। अब दोस्तों राफेल पर सवाल ना उठे, इसको लेकर आप सवालों से तो बच नहीं पाए ना। इंटरनेशनल मीडिया तो वही बात कर रही थी। अंत में सीडीएस के सामने भी उन्हीं सवालों को रखा गया, हालांकि राफेल शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया था उनके सामने। लेकिन सच्चाई तो यही है कि अगर शुरुआत में ही सरकार ने इस पूरे मामले में जितने भी सवाल उठ रहे थे उनको क्लियर कर देती सरकार, तो मामला खत्म हो जाता। क्योंकि क्लियर तो सरकार को आज नहीं तो कल वैसे भी करना पड़ेगा। ये चीजें छुपती नहीं है। जैसे दोस्तों जयराम रमेश कह रहे हैं 29 जुलाई 1999 को करगिल युद्ध समाप्त होने के महज 3 दिन बाद वाजपेयी सरकार ने देश के सामरिक मामलों के विशेषज्ञ के सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में करगिल समीक्षा समिति गठित की थी, जिसके पुत्र आज भारत के विदेश मंत्री हैं। इस समिति ने 5 महीने बाद अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। ये रिपोर्ट जिसका शीर्षक था फ्रॉम सरप्राइज टू रेकनिंग। इस रिपोर्ट का आवश्यक संशोधनों के बाद 23 फरवरी 2000 को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रख दी गई। क्या मोदी सरकार अब सिंगापुर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ द्वारा किए गए खुलासे के मद्देनजर वैसा ही कोई कदम उठाएगा? दोस्तों सेना कुछ नहीं छुपाती हमारी देश की, और सीडीएस ने जो बयान दिया है उसी के आधार पर दिया है। और अब जब सीडीएस ने ये बयान दे दिया है तो मोदी सरकार को भी क्लियर कर देनी चाहिए बात, सिर्फ इस डर से कि क्योंकि राफेल हमारी सरकार द्वारा लाए गए और राफेल पर इससे पहले भी पॉलिटिकली बहुत सवाल उठे। राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार को लेकर बहुत सवाल उठाए, उस वक्त उनके सवालों की खिल्ली उड़ाई गई। लेकिन अब अगर इस मामले में बात करेंगे तो हम पर भ्रष्टाचार के आरोप लग सकते हैं। इस डर से आप देश के लोगों के सामने सच लाने से कब तक रोकेंगे, क्योंकि वो रुक नहीं पाएगा। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं दोस्तों जहां पर सूचना सबसे आसानी से तैर रही है। एक क्लिक में आप दुनिया के किस कोने में क्या हो रहा है आपको पता लग सकता है। चीन में जहां पर इंटरनेट बैन है वहां से भी छन छन कर खबरें आ ही जाती। सोचिए नॉर्थ कोरिया में तो कैसी गूगल हो, फेसबुक हो, कुछ नहीं चलता वहां, लेकिन वहां से भी खबरें आ ही जाती हैं ना। क्यों? क्योंकि आज के दौर में आप पूरी तरह से संचार पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। तो अच्छा होता दोस्तों कि सरकार राजनीतिक नफा नुकसान छोड़कर पहले इस मामले में खुद ही मामला क्लियर कर देती, ताकि ना विदेशी मीडिया को मौका मिलता और अब ना विपक्ष को मौका मिलता। लेकिन अब मौका मिल गया है तो मोदी जी को रगों में सिंदूर वाले बयानों को छोड़कर मुद्दों पर बात करनी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल। इससे सरकार अब बच नहीं पाएगी। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।